गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 5, +1 अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 5। आज हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है और ये अकाउंट्स में कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी एडवांटेज और इसकी नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग IFRS के बारे में भी पढ़ेंगे। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट्स के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंपनी को इसे फॉलो करना चाहिए, ताकि आपस में जब भी आप 2 सालों का आपस में कंपेयर करना चाहें, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ या हमारी एक फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ आपस में कंपेयर करना चाहें, तो जो दोनों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया हो, प्रिंसिपल्स को दोनों ने जो फॉलो किया हो, वो बिल्कुल सेम रहे, ताकि आपस में कंपेयर करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अब यही वो आपसे बताना चाहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि उस एक कॉमन पैटर्न की हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चाहिए आपको बताना चलते हैं साथ साथ ही। हमारे यहाँ पर जो है ना, हम गैप का यूज़ करते हैं। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। क्लियर? और ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, हमें इसी को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जो है ना, मतलब जो एक कॉमन चीज़ बनानी ज़रूरी थी, जिसको हम लोग IASC बोलते हैं। IASC का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि 29 जून 1973 को इसको बनाया गया था। और इसके अंदर जो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और हमारे ICWA ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, इसके मेंबर्स हैं हमारे दोनों ही। और इन लोगों ने मिल करके, मतलब इन संस्थाओं ने मिल करके क्या किया, IASC को बनाया था। और IASC के अंदर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपस में कंपेयर करना हो तो बड़े आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकें, और बाकी दूसरी कंपनियों के साथ भी या पिछले सालों को आपस में कंपेयर करना चाहें। हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं, जो कि आप लगातार से पढ़ रहे हो, हमारे इन्वेस्टर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारी मैनेजमेंट, हमारे क्रेडिटर्स और हमारी गवर्नमेंट, इन सब को इनकी आवश्यकता होती है और सभी ये इनको फॉलो भी करते हैं। आइए देखते हैं। कहता है, जो पहला टॉपिक है, कहता है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों हुई, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, कहता है अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ए नंबर ऑफ पार्टीज सच एज इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। ये हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो बाहर का कोई इन्वेस्टर हो, चाहे हमारी मैनेजमेंट हो, क्रेडिटर जिसने हमसे पैसे लेने हैं, और गवर्नमेंट है। अकाउंटिंग एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है और जो इसका मेन एम है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया हमारे प्रॉफिट्स के बारे में, और दूसरा हमारे जो बैलेंस शीट यानी कि एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में सारी की सारी जानकारी इन इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्रोवाइड करना। और ऐसा प्रोवाइड जब हम करेंगे तो हमें एक कॉमन सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, और वही कॉमन सिस्टम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है, जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है। आगे चलते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज शुड डेपिशिट, मतलब शुड शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का मतलब होता है जो हमारी रूटीन की एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारे जिसकी वजह से हम प्रॉफिट को काउंट कर पाते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानकारी। एज पर सेक्शन 129, 129 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 से जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें 2 चीज़ों को काउंट किया जाता है। एक आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग रिजल्ट बोलते हैं, जहां हमारा प्रॉफिट निकलता है, और दूसरा आता है फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी बैलेंस शीट दिखाती है। ट्रू का मतलब बिल्कुल सच, बिल्कुल सही चीज़ों को दिखाना है। एंड फेयर का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी न हो, किसी प्रकार का कोई बेसनेस ना हो, बिल्कुल सही हो, पक्षपात ना हो, जो आपके अकाउंट्स दिखाएं वो बिल्कुल सही हो। However, what constitute true and fair view has not been defined either the company Act 2013 or in any other statute। कहता है कि हालांकि क्या सच है, क्या ट्रू है
और क्या फेयर है, इसके बारे में हमारे को कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, किसी भी एक्ट के अंदर बताया नहीं गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे को जो है ना सही डाटा मिले, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स के बारे में या अपनी बैलेंस शीट के गलत ना दिखाए, अपनी एसेट और लायबिलिटी को गलत ना दिखाए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए नंबर ऑफ गैप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैव बीन डेवलप्ड, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, फॉलो करने होते हैं, and accepted to bring comparability and uniformity in the financial statements of various business entity। वेरियस का मतलब जो अलग अलग बिजनेस करने वाले हैं वो सभी इन गैप्स को यूज़ करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग आपस में कंपेयर कर सकें और जो हमारे अकाउंट को मेंटेन करने का सिस्टम होगा वो यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। मान लीजिए दो फर्म है, फर्म ए और बी, ए भी उसी सिस्टम को यूज़ करेगी और बी भी उसी सिस्टम को यूज़ करेगी अकाउंट्स को मेंटेन करने का। बट द डिफिकल्टी इज दैट गैप आल्सो अलाउ ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर द सेम आइटम। लेकिन एक दिक्कत है कि गैप एक ही आइटम के अलग अलग ट्रीटमेंट्स को बताती है। जैसे डिफरेंट एंटरप्राइज में अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शन्स, और एन एंटरप्राइज में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। हालांकि यहाँ थोड़ी सी समस्या है, गैप में हम चेंजेस कर सकते हैं। कहता है कि जो एक फर्म है वो किसी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है और जो दूसरी फर्म है वो किसी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है। या ये भी हो सकता है कि हमने एक साल किसी चीज़ को वैल्यूएशन करने के लिए अलग मेथड का यूज़ किया और दूसरे साल अलग वैल्यूएशन के लिए मेथड यूज़ किया, जैसा कि मैंने आपको पहले डेप्रिसिएशन का कई बार बताया है। डेप्रिसिएशन में हो सकता है कि मैं एक साल अलग मेथड लगाऊं, दूसरे साल अलग लगाऊं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट मैं पहले साल अलग परसेंटेज लूँ, सेकंड ईयर अलग परसेंटेज लूँ। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए मैं अलग मेथड ले लूँ पहले साल और दूसरे साल अलग मेथड ले लूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे और हम एक कंसिस्टेंट मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकंसिस्टेंट एंड अनकम्पेरेबल। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि मेरे प्रॉफिट्स हैं और मेरी बैलेंस शीट है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी और अनकम्पेरेबल हो जाएगी, मतलब मैं आपस में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। Hence, there is an urgent need to harmonize and standardize these diverse accounting policies। ठीक है, तो इसके लिए हार्मोनाइज का मतलब हमें बिल्कुल सेम एक बनाना पड़ेगा। Certain standard must be followed for preparing the financial statement so that there is the minimum possible ambiguity and uncertainty about the figures contained in the financial statement। Certain standard, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने में पड़ेंगे for preparing the financial statement so that there is minimum possible ambiguity, ताकि कम से कम, एम्बिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, मतलब कोई चीज़ अनक्लियर ना हो, ऐसा नहीं होगा, एंड अनसर्टेनिटी, और किसी प्रकार की अनिश्चितता ना हो जो फिगर हमने उसमें क्या करे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाले हैं, यानी कि किसी मशीनरी की वैल्यू, किसी प्लांट की वैल्यू, आपके राइटर्स की वैल्यू। जब आप एक कॉमन सिस्टम को यूज़ कर लेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस ना हो। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, जो कि मैंने बताया, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 29 जून 1973 टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो IASC है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो 1973 में इसको क्या एक कमेटी बनाई गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के CA, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर एसोसिएट मेंबर ऑफ द IASC। जो हमारे ICW के और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो दोनों ही इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं, सहायक मेंबर हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो ड्राइंग अप इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो उन्होंने भी अपने कुछ अलग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, विच आर बेसिकली पैटर्न ऑन गैप, जो कि IASC के अकॉर्डिंग क्या हम फॉलो होंगे, आर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आर प्रैक्टिसिंग प्रिवेलिंग इन इंडिया। और उसमें भारत में जिस तरह की कंडीशन होती है उसमें कुछ प्रकार के चेंजेस करके दिखाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इंडियन के जो है हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैं, वो इन रूल्स में क्या कर रहे हैं, इन स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो, सूटेबल हो। क्लियर, तो ये था आपका भाई हमारे को नीड क्यों पड़ी, क्योंकि आपस में कंपेयर करने के लिए, 2 सालों को आपस में कंपेयर करने के लिए भी हमारे को उसकी ज़रूरत पड़ती है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल सही दिखाने के लिए, ताकि किसी प्रकार की अनफेयर चीज़ ना हो, तो इसलिए हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो आपको ये बताएगा, देखिएगा। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट, ये लिखित स्टेटमेंट्स होती हैं
issued from time to time by the Institute of Accounting Professionals, specifying uniform rules or practicing for drawing the financial statement. कहता है ये वो रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि टाइम टू टाइम हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं. स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स, जिसमें रूल्स को बताया जाता है कि आपको अकाउंट्स को बनाते हुए किन किन रूल्स को फॉलो करना है. जैसे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप करते हो, और डबल एंट्री सिस्टम को मैंने आपको बताया है. ड्यूअल एस्पेक्ट को बताया है कि एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें क्या करना होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए फॉलो करना पड़ता है. आगे बोलते हैं कोलर ने डिफाइन किया है ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी. एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल हो गया हमारा, इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स जो अकाउंटेंट्स के ऊपर डाला गया है, थोपा गया है, लगाया गया है, बनाया गया है, बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी. ठीक है, जो कि कानून के द्वारा या लॉ के द्वारा बनाया गया है. उससे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि हमारे को क्या करने पड़ते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, हमारे सीईओ को फॉलो करने पड़ते हैं, हमारी कंपनियों को फॉलो करने पड़ते हैं. अब बोलता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हमारे जो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड हैं उनकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है. भाई सबसे बड़ी बात यह है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब रूल्स बना दिया. ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसिंग बाय वे ऑफ कोड्स टू डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट शुड बी डेल्ट. का मतलब रिकॉर्ड की जाएगी या उसके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा विद इन अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है कि हमारे को किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना कैसे है, जाकि बैलेंस शीट में हमारे को एसेट्स को किस प्रकार से दिखाना है. ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहला, कि ये रूल्स को बनाता है, नॉर्म्स को बनाता है. दूसरा क्या बोलता है, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. कहता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को उसको फॉलो करना होगा, तो जो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, डाइवर्स का मतलब अलग अलग प्रैक्टिस हैं, अलग अलग रूल्स हैं एंड पॉलिसीज, सो डैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल. वो लोग नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिस्टम को फॉलो करेगी, तो जिससे आपस में कंपेयरिंग क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी. थर्ड कहता है दे प्रिस्क्राइब ए प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. दे प्रिस्क्राइब, वो डिसाइड करते हैं, ए प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स. कहता है कि जो हमारे पास मेथड्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, हम उनमें से किसी एक बेस्ट मेथड को, प्रेफर्ड अकाउंटिंग मेथड को, ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. ये अकाउंट्स हमारे को रूल्स बताता है. फिर बोलता है दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू द बेसिस ऑन विच स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड. दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज टू द बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, जिसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. पांचवा पॉइंट बोलता है दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉज. दे लिमिट द एरिया, अकाउंट्स हमारे एरियाज को बाउंड कर देता है, उस बाउंडेशन से हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं. विद इन विच अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन, जिसके बीच में हमारे अकाउंटेंट को काम करना होता है, जो हमारे रिकॉर्ड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंट. और अकाउंटिंग का मतलब होता है एक प्रकार का प्रोसेस. क्लियर, तो ये फर्क है अकाउंटिंग और अकाउंटेंट के अंदर. हैज टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉज, जो एक प्रकार का कानून बन जाता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है. हाउएवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग. लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ज़्यादा, रिजिडिटी का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स नहीं कर देता है, एकदम से एक ही जगह पर स्टेबल नहीं कर देता है. दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अकाउंटिंग रियलिस्टिक गाइडलाइंस. If the specific circumstances of an enterprise do not justify the application of a certain accounting standard, the alternative practice regard as more suitable may be adopted. कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में कोई एक हमारा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका अल्टरनेटिव भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर देता है. इस वजह से ये रिजिडिटी नहीं होता है बल्कि फ्लेक्सिबल होता है, इसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. हाउएवर इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आप किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द अकाउंटेंट. हमारे अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद इसको क्लियरली दिखाए कि आपने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं. क्लियर, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो दैट यूजर्स ऑफ सच स्टेटमेंट में बी अवेयर ऑफ सच डेविएशंस, ताकि जिसको यूज़ करने वाले हैं उसको आसानी से समझ भी सके. तो ये थी आपकी नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. पहला कहता है कि एक रूल फॉलो बना देता है जिसको हम लोग हमें फॉलो करना होता है. दूसरा बोलता है कि हम इसकी वजह से आपस में कंपेयर बड़े आसानी से कर सकते हैं, और आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं.
दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बेस प्रोवाइड करता है जिस पर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट बोलता है कि ये हमारे लिए एक बाउंड्री सेट कर देता है जिस बाउंड्री से हमारे को बाहर काम नहीं करना होता है, जो कि हमारे लिए एक ला बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे बाहर काम नहीं कर सकते हैं, जी हाँ, हम इससे बाहर भी काम कर सकते हैं। अगर कोई ला यानी कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको किसी दूसरी जगह पर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के उद्देश्य क्या है, बनाए क्यों जाते हैं। सेम इन्हीं बातों को मिलाकर के बता रहा है। पहला कहता है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो आप अकाउंट्स तैयार करोगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, वो हर ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल सेम हो और आपके हर ईयर का आपस में बिल्कुल क्या हो, सेम हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है। दूसरा कहता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, जो हमारे यूजर्स हैं लाइक क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, वो भी हमारी पॉलिसी को समझ सके कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए किस पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। तीसरा, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, ताकि अलग अलग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेज हैं, उनको कोई भी फॉलो ना करे, ताकि हर बंदा सेम यूज़ करे। और टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया हर साल आप एक ही सिस्टम को फॉलो करें। ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल स्थायी, बिल्कुल दिखाई देने वाला होगा, कोई भी इसको हमारे को चेक कर सकता है। एंड कंपेरेबिलिटी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपस में कंपेरेबिलिटी लाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि हर संस्था जब एक ही सिस्टम को फॉलो करेगी तो आपस में कंपेरेबल क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट बोलता है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है, तो ये और ज़्यादा रिलायबिलिटी को बनाने के लिए भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी बोलता है यूटिलिटी या बेनिफिट्स, या बोल सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने लास्ट पर नहीं पढ़ा था, जो कि आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी बिजनेस की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है और क्रेडिबिलिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहता है देर आर न्यूमेरियस पार्टी विच आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। बहुत सारी पार्टी हैं जैसे इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि हमारे अकाउंट्स को जानने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये हमारे ही बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनसे हम लोग डीलिंग करते हैं। It is therefore necessary that the financial statement present a true and fair view of the financial position and the operating results of an enterprises। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी बैलेंस शीट और हमारे इनकम स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को यानी कि प्रॉफिट्स को सही दिखाया जाए, और ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से ही पॉसिबिलिटी हो पाती है कि हम बिल्कुल सही इसको दिखा सकते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर को दिखा सकते हैं। क्लियर। सेकेंड बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को भी बताता है। ये बताता है कि आपको हर साल एक ही सिस्टम को फॉलो करना है, एक ही रूल को फॉलो करना है, एक ही एजम्पशंस को मानते हुए चलना है, पॉलिसीज को फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ में। आइए आपको पढ़ के बता देते हैं। ये भी कहता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट makes the financial statement of different enterprises or the same enterprises for different accounting periods comparable. They bring the uniformity of assumptions, rules and policies adopted in the preparation of financial statement। मतलब वो एक यूनिफॉर्मिटी से सेम सिस्टम को रूल्स को यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। एंड दस दे इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, इसी वजह से कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होती है ऑफ सच स्टेटमेंट्स विच इन टर्न इंश्योर बेटर कंपेरिजन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉफिट पोजीशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक कंसिस्टेंट और कंपेरेबल सिस्टम को आसान कर देता है, क्योंकि ये इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ किया है और लगातार से आप वही यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंट है और आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तीसरा बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिसॉल्विंग, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप है उन सबके जो है ना कॉन्फ्लिक्ट को, किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो उसको भी सॉल्व कर देता है, क्योंकि उस सिस्टम को हमारे को फॉलो करना पड़ता है जिसमें किसी एक पार्टी का पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स में हैव अपोजिट इंटरेस्ट इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइजेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर हेल्प इन रिसॉल्विंग सच ए कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी एक्सेप्टेड टू ऑल द ग्रुप्स। कहता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है और क्रेडिटर है, इन दोनों का अपोजिट इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और क्रेडिटर कंपनी की लायबिलिटी होती है।
ठीक है, जिनको हमने पैसा पे करना होता है और ये कंपनी के मालिक होते हैं, तो इन दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। एंड असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज, नेट वर्थ का मतलब होता है हमारी टोटल एसेट कितनी है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस में क्या करता है, खत्म करता है, क्योंकि शेयर होल्डर चाहेगा मुझे प्रॉफिट मिले और क्रेडिटर चाहेगा कि मेरी पेमेंट पहले हो। तो उन दोनों के आपसी इंटरेस्ट को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करता है, क्योंकि हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है और ये देखना होता है कि पहले पेमेंट किसकी की जाएगी। फिर बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी प्रकार की गलत प्रैक्टिस, एंड फ्रॉड का मतलब होता है चीटिंग। ठीक है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो इसका मतलब है आपने अपने अकाउंट्स में किसी प्रकार की गलत प्रैक्टिस नहीं की है, कोई झूठा नहीं दिखाया है, किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट बोलता है हेल्पफुल टू ऑडिटर। ऑडिटर वो पर्सन होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। जब आपने अपने अकाउंट्स को बना लिया है तो उसके बाद ऑडिटर इन अकाउंट्स को चेक करता है, और जब वो इन अकाउंट्स को चेक करेगा तो लास्ट में वो अपनी सिग्नेचर भी करता है। और कोई भी अकाउंटेंट जब सिग्नेचर करेगा तो पहले वो देखेगा कि मैंने इन सब चीज़ों को देख लिया है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मतलब कोई चीज़ गलत तो नहीं रह गई है, या कोई डाटा लिखने से रह तो नहीं गया है, या कोई किसी चीज़ को हमने दिखाया तो नहीं है, या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाना था तो उसे दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा है, ताकि जो सामने वाली इंटरेस्टेड पार्टी है वो इसके ऊपर क्या कर सके, अपना डिसीजन ले सके कि हमें इस संस्था में, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो ऑडिटर भी इस चीज़ को क्या करेगा, चेक करेगा कि सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है। अगर कल को ऑडिटर सिग्नेचर कर देता है और बाद में दोबारा वो चेकिंग हो जाती है गलत होने पर, तो ऑडिटर भी फंस सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसने भी गलत किया है। इसलिए उसे बिल्कुल क्लियर बता देना चाहिए कि इसने इन चीज़ों को नहीं दिखाया हुआ है। ये ऑडिटर की क्या होती है, ड्यूटी भी होती है, और ऑडिटर की मदद भी करता है जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर लेते हैं। आइए बताते हैं। It is the duty of the auditor to ensure that the accounting standards have been followed in the preparation of financial statement. ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो पक्का कर ले कि उसने यूज़ किया गया है। In case of deviation, it is also their duty to make adequate disclosure in the report so that the users of such statement may be aware of such deviation. अगर उन लोगों ने इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज किया है या कोई डेविएशन किया है तो उसको भी उसे क्लियरली बताना चाहिए ऑडिटर को कि ऐसा ऐसा इसमें चेंज किया गया है। एज ए रिजल्ट द ऑडिटर विल बी फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस। अगर ऐसा कर देता है ऑडिटर तो वो किसी भी प्रकार के कोर्ट केस से बच जाता है, अदरवाइज उसे भुगतना पड़ता है। एंड वेरियस पैनल प्रोविजंस अंडर द कंपनी लॉ इन केस ऑफ इंडक्टेड फ्रॉड्स, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स और ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये ऑडिटर की भी क्या करता है, मदद करता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस क्या क्या है देखते हैं। सबसे बड़ी बात आती है रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। हम इसमें किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बना हुआ है हमारे को केवल उसी को ही क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर दे रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंट एंड डिस्क्लोजर। दूसरा बोलता है रिजिड इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इज नेचर, मतलब फिक्स होते हैं। दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट्स फ्रॉम यूजिंग ए मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशंस अगर कोई और है तो वो उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह रखा है हमारे को उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो रिजिड का मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। तीसरा बोलता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल बेस्ड कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है तो आप उस एसेट को उसकी बुक वैल्यू पर ही दिखाएंगे, और हर साल उसमें से क्या करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते रहेंगे, उसे मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हिस्टोरिकल बेस्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं। और लास्ट आता है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एज द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। तो यहाँ वो एक बात कहना चाहता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि हम जो ऑडिटर होते हैं वो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम बन गई है कि ऑडिटर भी एक फाउंडेशन है, वो अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ नहीं कर सकता या उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमारी नेचर क्या है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। इस वीडियो में आप इन सभी को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको IFRS के बारे में बताया जाएगा।